अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेद। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, बट नो वन शुड ट्राई एंड इम्पोज देयर विल or their dictation on any other political party. आखिरकार आज पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया। जिस मामले पर पीडीएम के अंदर टूट फूट शुरू हुई वो था पीपल्स पार्टी का इस्लामियों से इस्तीफों से गुरेज और साफ जवाब ना देना। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने वाशिगाफ अल्फाज में यह बता दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी जिस फैसले पर पीडीएम के मुस्तकबिल की जो है वो कुछ उम्मीद वाबस्ता थी वो भी टूट चुकी है। और यह कहना गलत ना होगा कि इस वक्त पीडीएम तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग में पीडीएम के शो कॉज पर गुस्से का इजहार किया और शो कॉज का जो दस्तावेज थी उसे फाड़ दिया। उसी गुस्से की एक झलक आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें दिखी जब उन्होंने शो कॉज नोटिस के मामले पर पीडीएम से माफी का मुतालबा किया। The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect. सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. आज शो कॉज नोटिस पर जिस गुस्से का इजहार बिलावल ने किया, ऐसे ही नापसंदीदगी का इजहार जो है गुज़श्ता हफ्ते अवामी नेशनल पार्टी ने किया, मगर साथ ही उन्होंने वाज़े तौर पर पीडीएम से ना सिर्फ अपनी राहें जुदा करने का वाज़े तौर पर ऐलान किया, बल्कि पीडीएम के टूटने की वजह नून लीग और जेयूआई को करार दिया। आप क्या समझते हैं अमल वली खान साहब, नून लीग की वजह से टूटी पीडीएम? मेरे ख्याल में पीडीएम को तोड़ने में सबसे बड़ा किरदार जेयूआई और मुस्लिम लीग ने किया। अब पीपल्स पार्टी ने आज पीडीएम के तमाम ओहदों से एहतजाजन मुस्ताफी होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम से वाज़े तौर पर अलहदगी का ऐलान जो है वो क्यों नहीं कर रही? दूसरी जानिब नून लीग है जिसे अपोजिशन इत्तेहाद में टूट फूट का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। फिलहाल पीपल्स पार्टी के शो कॉज पर रद्द अमल पर नून लीग ने मोहतात रद्द अमल दिया। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था, और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं। पीडीएम में इस्तीफों के मामले पर इख्तिलाफ और लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के वक्त वो आखिरी मौका था जब मौलाना फजलुर रहमान मीडिया के सामने आए और काफ़ी नाराज़ और गुस्से में दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद से पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब खामोश हैं। गो कि उनकी तबीयत भी गुज़श्ता दिनों नासाज रही, लेकिन अब पीडीएम में तकसीम वाज़े हो चुकी है। एएनपी और पीपल्स पार्टी एक तरफ जबकि नून लीग और जेयूआई दूसरी तरफ खड़े हैं। ऐसे में एक ही सवाल उठता है कि 10 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का मुस्तकबिल क्या है? इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें पीपल्स पार्टी के जो वजीर इत्तलात है सिंध के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब, उसके अलावा जेयूएफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना गफूर हैदरी साहब और नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। और नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। सिंध के सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, साथ में गफूर हैदरी साहब जो हैं वो जेयूआईएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब, थोड़ी देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी हमारी तरफ से भी खुदा हाफिज, यानी उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया है कि पीडीएम जो है वो तकरीबन टूट चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, एज अ सियासी कारकुन, पॉलिटिकल वर्कर, मैं अब भी उम्मीद रखता हूँ कि तमाम जो काबिल इज़्ज़त व एहतराम लीडर साहिबान हैं
तमाम जमातों के, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखें, वैसे भी कोई हम उसमें एक दूसरे की वो विंग्स नहीं है, जैली विंग्स नहीं है, ना ही कोई हम इत्तेहादी हैं। वैसे इलेक्शन हमने वैसे ही लड़े हैं, हमारी इससे भी ज्यादा इख्तलाफात हुए हैं। ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है जिसको अफाम तफहीम से और एक बड़ी बुराई से जान छुड़ाने के लिए हम तमाम पार्टीज एक दूसरे को छोटी बुराई समझकर कबूल किया था। ठीक। और मैं अब भी सबसे ये मसद एहतराम कहूंगा जितने भी लीडर साहिबान हैं या जो बात की लीडरशिप है, कि वो भी कोई ऐसी बात न करें जिससे ये आगे जो एक अच्छी राह, देखें जो विजन था मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उसमें तो एक कामयाबी नजर आ रही थी ना सामने। ठीक है, जो उन्होंने कहा कि बाई इलेक्शन में शाह साहब आप अभी भी जो मफामत की बात कर रहे हैं, कतई कलामी की माफी, तो इसका मतलब ये कि अब्बासी साहब ने आपको खुदाफिज कह दिया है, हैदरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी कह दिया है, पीपल्स पार्टी अभी भी अपनी जगह कायम है, आपने अभी तक पीडीएम को खुदाफिज नहीं कहा जिस तरह एएनपी ने कहा। आप उस देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि अगर वो खुदा हाफिज कहेंगे तो हम भी अल्लाह हाफिज कह देंगे, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। और जो वो उन्होंने शोकाज नोटिस भेजा था, उसका जवाब मेरे चेयरमैन ने उस शोकाज नोटिस को फाड़ कर दे दिया। और हम किसी की जैली तंजीम नहीं, हम एमएसएफ नहीं, हम ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को कोई शोकाज नोटिस भेजे। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है मौलाना साहब, वो खुद बात कर लेते। मरियम साहिबा मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो बात कर लेती है, हालांकि वो भी अपनी पार्टी की सीनियर नायब सदर है। बात तो मियां नवाज शरीफ साहब को उनसे करनी चाहिए थी या मियां शहबाज शरीफ साहब। लेकिन उसके बावजूद देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जो हमारा मौक़िफ़ था वो तो बेहतर था ना। और जब हमने मंजिल के करीब आ गए इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए, गिलानी साहब की जीत जो थी कौमी असेंबली में, वो नजर आने लगा था कि थोड़ी और मेहनत करते तो इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आ जाता। पंजाब असेंबली में भी यही कुछ हो सकता था, लेकिन इस बात की वजह वो लॉन्ग मार्च को भी कैंसिल कर दिया गया और फिर ये इख्तलाफात सामने आ गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में उस बंदे को नॉमिनेट कर दिया गया जो बीबी के कत्ल में जो नामजद लोग थे उनके वो वकील रहे हैं। किस बात पे ये बात होती। और फिर ये जो हमेशा देखें, हमेशा इस तरह से ये शाह साहब ये सारे जवाबात एहसन इकबाल साहब से हम तफसीली लेंगे। मैं पूछ लीजिएगा, मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूंगा जी कि देखिए, इस तरह से जाहिर किया जा रहा है कि सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। शुरू से ही इस्तीफे नहीं दे रहे जी, पीपल्स पार्टी नहीं दे रही, हमने तमाम इस्तीफे जमा करा दिए, लेकिन इस्तीफों का एक ऑप्शन रखा गया था आखिर में। उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स थे जिन पे गुजरना था, जिसमें अगर जो आईनी तौर पर इस हुकूमत से जान छुड़ाने का तरीका तो अदम एतमाद है ना, तो उसकी तरफ जाने की बजाय, और फिर ये कभी डेट फिक्स नहीं थी कि जी लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे दिए जाएंगे। नहीं शाह साहब, असल गिला नून लीग का असल गिला जो है वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन पे, आपने जो बाप पार्टी के 3 वोट ले लिए पे इन्होंने जो नामजद किया, क्या हमारा गिला उस पे नहीं बनता? हमारा जज्बाती, हमारा अब क्या मैं आपसे कहूँ कि किस तरह का ये हमें नजर आ रहा है कि जो बीबी के जो कत्ल में नामजद हों लोग, उनका वकील और वो नामजद कर दिया। चले नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गफूर हैदरी साहब, आपसे पहला सवाल है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रद्द अमल आपकी जानिब से भी सामने आया कि जी पीपल्स पार्टी ने गलती भी खुद की, नाराज भी वो खुद हो गए और पीपल्स पार्टी को तकरीबन आपने भी खुदाफिज कह दिए। क्या ये मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल इससे समझा जाए? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने तो मौलाना साहब को कहा है कि आपने अब जवाब देना है पीपल्स पार्टी को। नहीं, मैं जमात का एक जिम्मेदार कारकुन हूँ, मौलाना साहब से भी अभी मेरा राब्ता नहीं हुआ है। जो ही पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है, ठीक, तो आप हजरात मुसलसल मुझसे राब्ते कर रहे हैं, तो मैं एक मोहतात अंदाज से एक रद्द अमल दे रहा हूँ। और मैं इस बात पे रद्द अमल दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफा देना था, बिल्कुल देना चाहिए, हर पार्टी को ये इख्तियार है, ये हक हासिल है। लेकिन जो गलती पीपल्स पार्टी ने की, उसका इल्जाम जो है वो जेयूआई या मुस्लिम लीग या पीडीएम पे डाल रही है। तो इस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि भाई गलती भी आपने की और
पीडीएम का जो एक मुत्तफका फैसला था उसकी वायलेशन आपने की, हमने नहीं की। पीडीएम ने फैसला किया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी से, चेयरमैन जेयूआई से और मुत्तफका फैसला था और मियां इफ्तिखार साहब ने इस फैसले का ऐलान किया। अब जाके वो जनाबे वाली उस फैसले को नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसकी मान रहे क्या, उन्होंने उस हुकूमत से मदद मांगी जिस हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक चला रहे थे, जिस हुकूमत के खिलाफ हम हालत जंग में हैं और मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस हुकूमत से कौम को निजात दिलाए। और उस हुकूमत से मदद मांगना मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो करा देता है। तो इसलिए मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। बाकी तो मामलात है, पीडीएम जरूर इस पर कोई नुक्ते नजर का इजहार करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी जहाँ तक करता हूँ, पहले ही दिन से जब उन्होंने ये फैसला किया कि हमने हुकूमत से मदद मांगी है, हुकूमत के जरिए अपोजिशन लीडर बनना है, तो उस दिन से पीडीएम से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने थोड़ी ताखीर की इस हवाले से, और फिर अब मोरद इल्जाम में हमें ठहरा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। तो इसलिए हमारी नजर में पीपल्स पार्टी ने अपना नुकसान किया है। ठीक है, गफूर हैदरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एहसन इकबाल साहब, नासिर हुसैन शाह साहब का सामने आ गया है, हैदरी साहब की आ गया है। नासिर हुसैन शाह साहब तो साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि अगर आपकी तरफ से खुदाफिज तो हमारी तरफ से भी खुदाफिज। अब पीडीएम का क्या बनेगा? क्या ये आखिरी जवाब है नून लीग की तरफ से पीडीएम की तरफ से? एहसन इकबाल साहब आपसे मुखातिब हैं जी। आदिल, देखिए, हम तो खुद इस पे बहुत शशदर हैं कि जब हमने 6 महीने एक जद्दोजहद की और वो जद्दोजहद एक मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही थी और 10 में से 9 जमातें यकसू थीं, इत्तफाक राय रखती थीं कि अब हमें फैसला कुन हमला करना चाहिए इस बुसीदा निज़ाम के ऊपर लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के ज़रिए, पीपल्स पार्टी ने क्यों कर तनहा उसको वीटो किया? जैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि ये एक एटम बॉम्ब था, तो 9 जमातों ने उस एटम बम को लॉन्च पैड पे लाके रख दिया। पीपल्स पार्टी उसका फ्यूज निकाल के चली गई कि नहीं, ये नहीं चलाना, और हुकूमत को एक नई लीज ऑफ लाइफ दे दी। और वो पीडीएम जिसके जरिए से हुकूमत दबाव में थी, पीडीएम के फैसलों को तस्लीम ना करके और बाप पार्टी के साथ एक अलायंस बना के इन्होंने पीडीएम की सफ़ों को कमज़ोर कर दिया। हम खुद इस पे हैरान है कि ये करने की क्या ज़रूरत थी। अब तो वक्त था कि हम इस जद्दोजहद को मुखालिफ टीम की डी में ले गए थे, और जब हम गोल करने के करीब पहुंचे तो पीपल्स पार्टी ने टाइम आउट ले लिया और उल्टा मुर्द इल्जाम भी हमें ठहरा रहे हैं। देखिए, हमसे जो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, हमने क्या उनकी शान में गुस्ताखी की है? हमने तो पीडीएम ने कोई ये मुस्लिम लीग नून या जेयूआई और पीपल्स पार्टी का झगड़ा नहीं है। पीडीएम की 8 जमातों ने इत्तफाक राय से ये फैसला किया कि अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम के फैसलों से इनहराफ किया है तो उनसे पूछना चाहिए कि इसकी क्या जवाब है। और जो बातें ये टीवी पर आकर करते हैं, एहसन साहब, उन्होंने तो जवाब दे दिया ना, उन्होंने तो जवाब दे दिया। परसों उन्होंने वो शो कॉज था या वजाहत आप उसे कहें, वो फाड़ के बिलावल साहब ने फेंक दिया। आज उन्होंने कह दिया हमने इस्तीफे भी नहीं देने और आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो वे फॉरवर्ड अब क्या है? शायद खाकान साहब तो कह रहे हैं कि जी बस खत्म, उन्होंने फाड़ दिया तो हमारी तरफ से भी खुदाफिज। तो आगे क्या क्या इजलास बुलाया जाएगा पीडीएम का? उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी, दावत देंगे नहीं देंगे? जब पीडीएम के तमाम ओहदे उन्होंने सरेंडर कर दिए और पीडीएम के फोरम से उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया, तो फिर तो उन्हें बुलाने का फैसला तो लीडरशिप ही कर सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी है। पीडीएम की लीडरशिप की मीटिंग होगी, वो इसके ऊपर गौर करेंगे और अगला लाहेअमल का फैसला करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें बड़ा दुख है कि अब ये वो वक्त था कि हमें एक फैसला कुन हमला करना था इस निज़ाम के ऊपर। इस मौके पर पीपल्स पार्टी ने क्यों एक इंतशार का रास्ता अपनाया, पीडीएम को कमज़ोर करने का रास्ता अपनाया? ये हमारी बात समझ से कासिर है। ये उसी तरह की मूव है जिस तरह की जब सदारती इलेक्शन के मौके पर ऑपोजिशन ने मौलाना फजलुर रहमान को मुतफ़िका उम्मीदवार बनाया,
तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त एतजाज हसन साहब को भी कैंडिडेट खड़ा करके अपोजिशन के वोट तकसीम कर दिए और पीटीआई को यकीनी फतह दे दी। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने हमसे कहा कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम का इलेक्शन लड़ना चाहिए। जब हमने उनको आमादा कर लिया और उनके कागज जमा कराए तो ये उनको ये वोट डालने से पीछे हट गए। अगर उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के साथ खड़ी रहती तो मुझे यकीन है कि ना इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले सकते, ना आरिफ अलवी साहब सदर बन सकते थे। ठीक, अच्छा एहसन इकबाल साहब, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद पीडीएम पीपल्स पार्टी ने बनाई, आप सारे लोग इत्तेहाद में चले गए, 5-6 महीने जलसे जुलूस हुए, कोरोना की एसओपीज को भी वायलेट किया गया और एक अवाम को यह बताया गया कि जी दिस इज द वे फॉरवर्ड, खान साहब की गवर्नमेंट नहीं चल रही। लेकिन क्या अब आप समझते हैं कि इस इत्तेहाद के टूटने के बाद, जिस तरह गफूर हैदरी साहब ने कहा कि जी अब पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्या नून लीग भी यही समझती है कि फ्यूचर में अब पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं किया जा सकता इस जैसे इत्तेहाद को लेकर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमें अफसोस है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी उनका एक माजी है कि वो क्यों कर इस इत्तेहाद से निकल गए, लेकिन बाज़ औक़ात किसी क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है और मेरा ख्याल है कि ये जो बाकी 8 जमातें रह गई हैं पीडीएम में, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सियासी और नज़रियाती हम आहंगी है और हो सकता है कि अब पीडीएम जो कि पहले एक लूज सी कोalition थी वो एक इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ पेशकदमी करे और अगर पीडीएम की जमातें एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो ये एक बहुत पोटेंट इलेक्टोरल फोर्स बन जाएगी चारों सूबों के अंदर, जो कि अगले इलेक्शन में एक बड़ी कुव्वत के साथ कामयाब हो सकती है। ठीक है, ऐसे साहब जाते जाते ये बताइएगा कि अगर तो जिस तरह हमें लग रहा है कि खुदाफिज दोनों तरफ से कहा जा चुका है तकरीबन, पीडीएम किसके पास जाएगी, आपके पास या पीपल्स पार्टी जिसने ये सब कुछ बनाया, पीडीएम का फोरम बनाया, एक अलग अलायंस बनाएंगे आप, एक अलग नाम उसको देंगे आपका? नहीं, देखिए ये पीडीएम तो जो पीडीएम के ओहदेदार हैं, जो पीडीएम के अंदर 8 जमातें हैं 10 में से, यकीनन वही उसकी वारिस हैं। अब एक जमात निकल कर या वीटो करके देखें, वो हमें कह रहे हैं कि आप हमसे डिक्टेशन नहीं दे सकते। 9 जमातें एक तरफ थीं, एक जमात उनको वीटो कर रही थी और डिक्टेशन दे रही थी। कौन डिक्टेशन दे रहा था? तो लिहाजा अगर पीडीएम से पीपल्स पार्टी ने निकल कर सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा लेने के लिए बाप पार्टी, एएनपी और जमात इस्लामी के साथ एक नया सियासी इत्तेहाद बनाया है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना रास्ता पहले ही जुदा कर लिया था और अगर वो एक नया सियासी इत्तेहाद बनाना चाहते हैं ये उनका हक है। लेकिन पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो अपने मिशन के ऊपर और अपने मकासद के ऊपर अपना सफर जारी रखेंगी और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब भी होंगे। ठीक, ऐसा इकबाल साहब मुख्तसरन आखिरी सवाल, कोई चांस, कोई उम्मीद कि पीडीएम कायम रहे, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल रहे और एएनपी को वापस लाया जाए, या तकरीबन इट्स ओवर, डन एंड डस्टेड? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इसका रास्ता निकले वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जो उन्होंने अलायंस बनाया था उससे निकलें, वापस पीडीएम में आए, पीडीएम के फैसलों का एहतराम करें और यकीनन हम फिर खुले दिल के साथ सब चल सकते हैं, चूंकि हम सब का मफाद इसका मतलब कोई उम्मीद नहीं है जो जवाब आप दे रहे हैं साहब? जी, मैंने कहा जो जवाब आप दे रहे हैं ये तो पीपल्स पार्टी मानेगी नहीं, आज उन्होंने साफ कह दिया, इसका मतलब कि उम्मीद तकरीबन टूट चुकी है। देखिए, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि 8 जमातें उनके सामने जाके उनके चेयरमैन के आगे हाथ बांध के खड़ी हो जाएं कि जनाबे वाली हिज हाइनेस हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे कोई गलती होगी, आपके शान में गुस्ताखी हो गई? इस तरह के रवैये से सियासी इत्तेहाद नहीं चलते। इस तरह के रवैये से सियासी इत्तेहाद नहीं चलते। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने सुना हुसैन शाह साहब को भी, गफूर हैदरी साहब को भी, और जाते हुए नाज़रीन जिस तरह काफ़ी अरसे से काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, तज्जियाकार जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो खुद ही अपनी ओपोजिशन बनी हुई है और ओपोजिशन वो वाली ओपोजिशन नहीं कर रही। और इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। फाद हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या कर रही है, 6ठी दफ़ा रिशफलिंग होने जा रही है
यहाँ विफाकी काबीना में, क्या कैपेसिटी का इशू उसी तरह बरकरार रहेगा या हुकूमत इस छठे रिशफलिंग के बाद भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी? ब्रेक के बाद हमें नज़र आएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम ने 6-7 माह इमरान खान को घर भेजने के नाम पर मुल्क भर में जलसे जुलूस किए, लेकिन आखिर में खुद घर जाने के लिए बक्से तैयार किए जा चुके हैं। इसी तरह हुकूमत ने शुरू दिन से बैड गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के अलावा महंगाई का हल सिर्फ नोटिस लेने और अपनी टीम में धड़ाधड़ तब्दीलियों की सूरत में ही अब तक हमें सामने दिखा है। जो अब एक दफा फिर इस्लामाबाद के रेड जोन में विफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियों की बाज़गश्त है। अगर इमरान खान काबीना में तब्दीलियां कर देते हैं तो ये 2.5 सालों में विफाकी काबीना में छठी मरतबा तब्दीली होगी। नदीम बाबर रफीक शेख घर जा चुके, हमाद अजहर वजीर खजाना बन चुके हैं, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता कि क्या मुस्तकिल वजीर खजाना हैं वो या कि सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं। इसी तरह फवाद चौधरी को एक दफा फिर विफाकी वजीर इत्तलात बनाने की खबरें भी गर्दिश में हैं। इसी मामले पर जिसमें भी विफाकी वजीर से आप बात करें, उनका जवाब सिर्फ यही होता है कि उन्हें कुछ पता नहीं कि उनका अगला दिन जो है वो दफ्तर में होगा या घर में, यानी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि क्या विफाकी काबीना में एक दफ़ा फिर तब्दीलियाँ करने से इमरान खान अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस और बैड गवर्नेंस पर उठने वाले सवालात का जवाब दे पाएंगे? क्या असद उमर के बाद हफीज शेख को भी घर भिजवाने से अवाम के माशी मसाइल और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा? इसी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। डॉन इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर फाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कुछ अर्सा पहले आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की थी एक शो में कि क्रिकेट का मैदान है जिसमें बैट्समैन भी पीटीआई का है, बॉलर भी उनका है, एम्पायर भी उनका है, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ नजर नहीं आ रही। अब फिर रिशफलिंग की बातें हो रही हैं, छठी दफा ये रिशफलिंग होगी। क्या लग रहा है आपको, क्या कैपेसिटी का इशू है और वो रिशफलिंग से रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा? ओवर टू यू सर। देखिए, असल में मामला कुछ यूं है आदिल के, जब नई गवर्नमेंट आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस टाइम ये मैंने बात की थी और उस टाइम उसकी वजह ये थी कि उस वक्त इनके पास एक क्लीन ओपन फील्ड थी हर हवाले से। ऑपोजिशन जो थी वो उस वक्त बिल्कुल कमजोर तरीन सूरत हाल में थी। फुल पेज 1 पेज वाला जो उनका निज़ाम है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो भी बिल्कुल मौसर था और ऊपर से पब्लिक गुडविल भी थी। तो उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी वो इन आइडियल हालात का फायदा नहीं उठा सके। अब मामला कुछ यूं है कि 2.5 साल गुजर गए हैं और जो अपोजिशन की थ्रेट है वो जो उठी थी वो भी खत्म हो चुकी है और कहीं से कोई और इशू नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमें नजर ये आ रहा है कि जो कारकर्दगी है वो बातों तक तो हमें सुनने को मिल जाती है, लेकिन उसके आगे जो है वो हमें कुछ ठोस चीज नजर नहीं आ रही। अब ये काबीना का जो रीशफल है, देखिए, ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट के अंदर भी एहसास है कि मामलात वैसे नहीं है जैसा कि वो दावा करते हैं। लेकिन उसका हल क्या है? अगर हल काबीना का रीशफल ही होता तो जो इससे पहले जो रीशफल हो चुके हैं उनसे कोई ना कोई नतीजा निकल जाता, या अगर लोगों को तब्दील करना या ऑफिशियल्स को रिप्लेस करना ही मामले का हल होता, तो जितनी बार सीनियर तरीन ऑफिशियल्स पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में चेंज हुए हैं तो तब भी मामला ठीक हो जाने चाहिए थे। तो जाहिर बात है कि प्रॉब्लम कहीं और है। अब देख लेते हैं, इस बार कहा यह जा रहा है कि ये बहुत बड़ा रीशफल है और इसमें बहुत नए चेहरे हमें नजर आएंगे और वो लोग जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन असल में माजरा ये है कि नई शक्लें तो आ जाएंगी, लेकिन क्या गारंटी है कि वो नई शक्लें जो हैं वो उस तरह का परफॉर्म भी कर पाएंगी? अच्छा फाद साहब, ये प्रॉब्लम जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहीं और है, तो क्या हम वही कह सकते हैं कि कैपेसिटी का इशू है, सलाहियत ही नहीं है? चाहे आप चेहरे चेंज कर लें लेकिन मामला मैनेज नहीं हो पा रहा। ये कहाँ है, ये मसला आपको कहाँ लग रहा है? देखिए, कैपेसिटी इशू तो बिल्कुल अब नजर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाना जो है वो कोई आसान काम तो नहीं है। शुरू के दिनों में तो हमने कह दिया कि ठीक है जनाब, इनएक्सपीरियंस टीम है और आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाएंगे, और खुद भी जो है वो हुकूमत के लोग बशमूल वज़ीर आज़म ये कहते रहे कि हमें अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ आ रहा है कि मामला को किस तरीके से चलाना है। लेकिन अब 2.5 साल गुजर गए हैं, उनके पास ठीक है कुछ ना तजुर्बाकार लोग थे जिनको अब तजुर्बा हो गया है, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वुज़रा हैं जो यानी लातादाद हुकूमतों में ऐसा रह चुके हैं,
ब्यूरोक्रेसी भी वही है। अगर ये कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी हमारा साथ नहीं दे रही, तो फिर ये भी तो कैपेसिटी इशू है कि आप ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके नहीं चल रहे। तो ये नहीं कि बहाने हजार हैं, लेकिन ये कहना कि जनाब हमसे काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमें वो नहीं करने दे रहा या फलाना नहीं करने दे रहा, मेरा ख्याल ये वक्त आ गया है कि थोड़ा सा खुद अपने गिरबान में भी झांकेंगे, कहीं मसला जो है वो घर के करीब तो नहीं है। ठीक है। अच्छा फाज साहब, आखिरी सवाल आपसे कि रेड जोन में इस वक्त बाज़गश्त जो है वो तो इसी की हो रही है कि जी बहुत बड़ा रीशफल होने जा रहा है, क्या क्या इतलात हैं, क्या कहा जा रहा है? हमें तो ये बताया जा रहा है आज कल में बड़ा ये अनाउंस हो जाएगा। फवाद साहब का कहा जा रहा है शायद उनको वजीर इत्तलात एक दफ़ा फिर बनाया जा रहा है, लेकिन और ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब कि बड़ा रीशफल मींस के इंटीरियर मिनिस्टर भी हो सकता है, खुसरो बख्तियार साहब भी घर जा सकते हैं। क्या क्या हो रहा क्या है? क्या ये सिर्फ अभी अफवाहें हैं या कुछ कंक्रीट इंफॉर्मेशन भी हैं आप जैसे बाखबर सहाफ़ियों के पास? देखिए, असल में आदिल मामला ये है कि काबीना का जब भी रिशफल होता है तो उसमें क्या चराई बहुत होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बॉस होता है वो आखिरी जो फैसला है वो उसी का होता है, और वो आखिरी दिन तक क्योंकि लॉबिंग चल रही होती है तो फैसले चेंज भी हो रहे होते हैं। ये जो रीशफल है ये सेनेट के इलेक्शन के बाद हो जाना चाहिए था, और यही जो ओरिजिनल जो फैसला था वो यही था कि फौरी इलेक्शन के फौरी बाद ये हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इतना जो डिले हुआ है, इसकी एक वजह यह है कि उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं। चुनाचे हतमी तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर सुनने में आ रहा है बार बार कि एविएशन की मिनिस्ट्री में कोई तब्दीली होनी है। इंफॉर्मेशन का आपने जिक्र कर दिया, फाइनेंस में तब्दीली ऑलरेडी हो चुकी है। उसके अलावा जो एनर्जी का पोर्टफोलियो है वहां पे कोई तब्दीलियां होनी है, और दीगर जो नए लोग सेनेटर जो पहली बार आए हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं उनको भी कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो ये जनरल सी बात हो रही है। अब देखते हैं कि उसमें जो जितनी लॉबिंग हो रही है कौन कामयाब होता है और किसको जो है वो अहम मिनिस्ट्री मिलती है और किसको एक खुद लाइन पोर्टफोलियो मिलता है। फाद हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने सुना फाद हुसैन साहब दिया, जिसका क्रक्स ये है कि सिर्फ रीशफलिंग से बात नहीं बनेगी बल्कि परफॉर्म करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मरदमशुमारी के हवाले से असद उमर साहब ने आज बड़ा एक अहम फैसला सुनाया। MQM के बड़े उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये क्या मामला है? फैसल सब्ज़वारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 2017 वाली मरदमशुमारी पर सिंध से एतराज़ात उठते रहे हैं। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान जो है वो दोनों जमातें ही मरदमशुमारी के नताइज और तरीक़ेकार पर एतराज़ उठाती रही हैं। इसी हवाले से आज अहम पेशरत हुई जब मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में हुकूमत ने 2017 की मरदमशुमारी पर उठने वाले एतराज़ात और सवालात के बाद अब 2023 तक नई मरदमशुमारी कराने का तकरीबन ऐलान कर दिया है और मरदमशुमारी के नताइज भी जारी कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला जो हैं उन्होंने मरदमशुमारी के हक में, जबकि सिंध के वज़ीर आला ने इसके खिलाफ वोट दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी मरदमशुमारी के मामले पर आज कड़ी तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को। इस मामले पर हुकूमत की इत्तेहादी जुमात MQM का भी मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत ने मरदमशुमारी के मामले पर MQM के एतराज़ात को कभी एड्रेस नहीं किया। आम इंतखाबात में अक्सरियत मिलने के बाद तहरीक इंसाफ ने विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत की तो MQM के पास भी पहुंची और MQM ने जहांगीर तरीन की दावत पर इमरान खान की हिमायत का फैसला किया और दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसका पहला नुक्ता ही मरदमशुमारी के मसले पर था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कहा गया। इस वक्त हमारे साथ MQM के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी हैं और इस मुआहदे पर दस्तखत भी उनके हैं। फैसल सब्ज़वारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 3 अगस्त 2018 को आपने मुआहदा किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या आप उससे मुतमईन हैं? आज जो मरदमशुमारी पर असद उमर साहब का मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि नई मरदमशुमारी होगी, इज MQM हैप्पी नाउ? बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखिए, MQM की तो खुशी ये होती कि पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब और शाहिद खान साहब की हुकूमत है वो दुरुस्त मरदमशुमारी करवाती और नहीं करवा सके तो उस ऑडिट को करवाते, जिसका पार्लियामान ने उन्हें कहा था और मुश्तरका मफादात की काउंसिल में वो लेकर भी गए थे ये मसला। फिर PTI की हुकूमत वो ऑडिट करवा देती। बदकिस्मती के साथ वसाइल की अदम दस्तयाबी की बात करके, और आपको पता है कि पाक फौज के जवान मरदमशुमारी में शरीक थे, तो शायद उनकी भी दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो पा रही थी। ये ऑडिट ताखीर का शिकार होता रहा और फिर इतने तो नालायक हम भी नहीं है कि हमें भी ये बात समझ में आने लगी कि अगर 3 बरस गुजर गए हैं तो कोई भी ऑडिट जो होगा उसके नताइज किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि बहरहाल किसी भी एक इलाके, एक गली, एक महल्ले, एक शहर में आबादी 3 बरसों में खासी तब्दील हो जाती है।
तो फिर हमने ये बात गुज़िश्ता बरस तहरीक इंसाफ के सामने रखी कि भाई अगर आप ऑडिट नहीं करवा सकते तो आप नई मर्दमशुमारी की शुरुआत कीजिए, उसका सिस्टम बनाइए, एक फ्लॉलेस सिस्टम बनाइए ताकि अगली जो मर्दमशुमारी जल्द करवाएं और उसको तमाम खामियों से आप आरी बनाएं। ठीक। जब ये मसला काबीना की कमेटी में गया, वहां पर भी हमारा नुक्ता अव्वल पर एतराज था कि 2017 की मर्दमशुमारी को तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूर ना करें, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दें और 2020-21 में एक नई मर्दमशुमारी का आप सिलसिला शुरू करें। यही चीज काबीना में गई। एमक्यूएम के वजीर ने इस एक नुक्ते के ऊपर एतराज किया कि हम तो चाहते हैं कि आप नई मर्दमशुमारी का ऐलान करवाएं और उसके लिए तमाम जो 10 बरस का कदगन है वो भी हटाइए, तमाम दस्तयाब कीजिए वसाइल को, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर आइए, लेकिन 2017 को मंजूर ना करें। ये आज मसला मुश्तरका मफादात की काउंसिल में गया, जहां एक तरफ हमें बखूबी इल्म है इस बात का कि 2017 के हतमी नताइज का ऐलान होते ही नई मर्दमशुमारी का ऐलान किया जाना बजाय खुद दलील है इस बात की कि हुकूमत और वफाक यानी तमाम इकाइयां सिंध के अलावा इस बात पर तो कायल हैं कि 2017 की गलत हुई थी। और सिंध की का जो नुक्ता है, एमक्यूएम भी उस पर मुत्तफिक है कि 2017 को मंजूर किए बगैर आप नई मर्दमशुमारी करवा देते हैं, क्योंकि हल वही है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक। अच्छा, तो फैसल साहब, ये जो आपका मुतालबा था, अब मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो हुकूमत ने कहा अब नई मर्दमशुमारी जो है वो तो 2023 में होगी, उसमें भी तकरीबन 2 साल रहते हैं, तो ये जो पिछली मर्दमशुमारी थी जिस पर आपके एतराज़ात थे, आपकी पूरी एमक्यूएम यहाँ पे आके इस्लामाबाद में डेरे डाल के एहतजाज का आपने ऐलान किया था, सो ऑल इज़ वेल नाउ, ऑल इज़ गुड, आपका कोई मुतालबा बाकी मजीद नहीं रह गया मर्दमशुमारी के हवाले से? आदिल भाई देखें, पहली बात तो ये नहीं, बिल्कुल हमारे मुतालबात हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कमेटियां बनाई जानी हैं, जो आज मुश्तरका मफादात काउंसिल ने कहा है। देखिए, आईन पाकिस्तान के तहत वफाक का सबसे बड़ा इदारा मुश्तरका मफादात की काउंसिल है कि जिसमें तमाम वफाकी इकाइयों के चीफ एग्जीक्यूटिव, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शरीक होते हैं। उनका एक वादा है वफाकी पाकिस्तान से, अवाम पाकिस्तान से। हम उस वादे की पहरेदारी जरूर करेंगे, हम इनको याद दिलाते रहेंगे कि जनाब आपने 4 से 6 हफ्ते में ये तमाम की तमाम जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इन चीजों को फाइनलाइज करना है। 2021 और 22 का जो बजट आने वाला है 30 जून से पहले, उस बजट में आपने नई मर्दमशुमारी के लिए खातिर खा रकम मख्तस करनी है। वी विल इंश्योर दैट, हम इस पे विल कीप अ वॉच कि ये देखा जाए, और साथ ही साथ 2023 मार्च से पहले नई मर्दमशुमारी के नताइज आ जाएं, ताकि आपका अगला इंतखाब जो होना है, जो ड्यू है। फैसल साहब, लेकिन ये आ जाएंगे, हो जाएगा, ये वही तो नहीं जो एमक्यूएम को माजी में भी लॉलीपॉप मिलते रहे पिछले 2.5 सालों में, तो हमने यही देखा है, आप फिर नाराज होके बाहर बैठ जाते हैं। तो ये इस दफा इंश्योर करवा दिया है कि ये लॉलीपॉप नहीं है, ये होके रहेगा। 2-3 चीजें हैं आदिल भाई। पहली बात तो ये कि ये पीटीआई का एमक्यूएम से मुआहिदा था, लेकिन आज का जो वादा है वो वफाकी इकाइयों के साथ वफाक पाकिस्तान का है, मुश्तरका मफादात की काउंसिल का है। इसमें एमक्यूएम नहीं है, इसमें पीटीआई नहीं है, इसमें सारे सूबे हैं, वजीर आजम हैं मुल्क के शामिल हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, कराची की आबादी कम होने का नुकसान एमक्यूएम या पीटीआई को एक तरफ रख दें, पूरे कराची शहर को और सूबे सिंध को है। उसकी वजह यह है कि सूबा सिंध के तो कौमी मालियाती कमीशन में कई अरब मारे जाते हैं, वो नहीं मिलते आबादी कम गिराने की वजह से, और कराची वालों को यह नुकसान होता है कि एक तो हमें वसाइल में हिस्सा सिंध हुकूमत भी नहीं देती, वफाक भी हमें कम गिन रहा है। दूसरा ये कि हमारी सूबाई और कौमी असेंबली की नशिस्तें जो हमारा हक है और जो अगर दुरुस्त गिन ली जाएं तो हमें अगले वजीर आला से के डेफ एयर्स के ऊपर हमारे शिकवे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगला वजीर आला सिंध फिर अगर दुरुस्त मर्दमशुमारी हो जाए तो वो शहरी सिंध से होगा। इसलिए शहरियों के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खुद वॉच डॉग का किरदार अदा करना होगा कि वो अपने हलकों में क्या जवाब लेकर जाएंगे। तीसरी बात यह कि कोई भी वफाक उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता कि जब वो वसाइल आबादी की बुनियाद पर तकसीम करता हो और अपने सबसे बड़े रेवेन्यू कमाने वाले आबादी के सबसे बड़े शहर की आबादी को आधा गिने। वफाक की मजबूती चाहिए, कराची को दुरुस्त गिनी है। ठीक।
फैसल सब्जवारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानियत साफ़ी और इंसानी हुकूक के अलमबरदार अब्दुर रहमान, जिन्हें दुनिया आई रहमान के नाम से जानती है, आज सुबह लाहौर में 90 बरस की उम्र में इंतकाल फरमा गए। सहाफ़ती और इंसानी हुकूक के रहनुमा आई रहमान के यूं अचानक चले जाने से पाकिस्तानी सहाफ़ती, सियासी और सिविल सोसाइटी सोग में है। इस वक्त आई रहमान बुनियादी तौर पर तो साफ़ी थे, लेकिन इंसानी हुकूक के लिए उनकी खिदमात उनकी असल पहचान बने। आसमा जहांगीर की रहलत के बाद आई रहमान की वफ़ात पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के लिए जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। आज सोशल मीडिया पर आई रहमान को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। उनके वाज़े और जुर्रतमंदाना जो मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं उन पर उनकी मिसालें दी गई। 2 बरस पहले सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस साकिब निसार ने एक समात के दौरान आई रहमान से मुखातिब होते हुए कहा कि काश मैं आपको यहाँ चाय पिला सकता। उसके जवाब में अपनी सारी ज़िंदगी इंसाफ और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद करने वाले आई रहमान ने सिर्फ ये कहने पर इक्तिफा किया कि चाय नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। अलविदा आई रहमान साहब, अलविदा। आदिल शाह ज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।